नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लाए हैं आपके लिए वो है आईपीओ अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 2005 में। कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। कंपनी मेनली इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन और सप्लाइंग जॉब वर्क ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी मेनली इंगेज है अपने प्रोडक्ट में हर्बिसाइड या वीडिसाइड बोल सकते हैं उसको, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इंसेक्टिसाइड में। तो ये सब कंपनी किसके लिए बनाती है, कौन इसके कस्टमर होंगे? मेनली कौन होंगे? जो फार्मिंग करते होंगे, जो फार्मर होंगे, जो गार्डनर होंगे, वो हो सकता है जैसा टी गार्डन है, ये सब कुछ भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसमें हर किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में वेरियस प्रोडक्ट हो गया आपका। यदि हर्बिसाइड क्या होता है? जो जंगल आपके बागान में, आपके खेत में जो अनवांटेड घास है, ग्रास हैं, उनको जलाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको हर्बिसाइड के कैटेगरी में रखा जाता है। फंगिसाइड क्या होता है? आप देखते होंगे कि किसी पत्ते पर फंगस लग गया है, फंगल इन्फेक्टेड हो गया है वो पत्ता, वो फल, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसका जो छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, उसको बोलते हैं फंगिसाइड। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है कि किसी भी कैटेगरी के पेड़ पौधे में आपको ग्रोथ लाना है, आपको ज़्यादा फल चाहिए, ज़्यादा उत्पाद में आपको फल की ज़रूरत है, तो आप वो छिड़काव करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको फल ज़्यादा मिलेगा। और इंसेक्टिसाइड क्या हो गया? जब छोटे छोटे कीट पतंगे उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसको इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में रखा गया है और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। जैसे टी गार्डन में रेड स्पाइडर बहुत चलता है तो रेड स्पाइडर को मारने के लिए भी इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। और टी गार्डन का ही मैं एग्जांपल दूं तो आपको एक पौधा होता है चाय का, उसके नीचे अनवांटेड ग्रासेस होते हैं, उसको जलाने के लिए भी हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया कंपनी का कोर प्रोडक्ट, इसके पीछे कंपनी काम कर रही है। और कंपनी इंडिया के करीब 20 स्टेट में कंपनी काम कर रही है। गुजरात बेस्ड कंपनी है। और कंपनी इंडिया के बाहर इंटरनेशनली कंपनी का जो मार्केट देखा जाए तो करीब इंटरनेशनली 15 कंट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सर्व करती है। जैसे कि उनमें से कुछ कंपनियां मैं आपको बता दूं तो ऐसे हैं आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कैम्बोडिया, जर्मनी, इटली, केनिया, मोल्डोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और यूक्रेन एंड वियतनाम। तो इन कंट्री में कंपनी का बोलबाला है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। आपने देखा कि अब हम भारत को ही लेते हैं तो भारत अभी भी अप्रॉक्सीमेट नहीं तो 70% लोग कृषि प्रधानता में रह रहे हैं, जो अपना काम, जीवन यापन कृषि से काम करते हैं। तो एरिया बहुत अच्छा है, एरिया बहुत बड़ा है काम करने का, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप धान और गेहूं पैदा कर सकते हैं खेतों से ही, मशीन से नहीं बना सकते हैं। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है आईपीओ लाने का, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है कंपनी को, और जो आईपीओ में खर्चे होंगे उसको भी कंपनी यहीं से एक्सपेंस बेयर करेगी कंपनी, इसी पैसे से। तो चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स की ओर एक नज़र डालना जरूरी है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं फिनेंशियल्स कैसा है कंपनी का। 31 मार्च 2020 के हिसाब से कंपनी के पास में एसेट्स है 8,785 लाख का, और 31 मार्च 2021 में वही एसेट्स है 8,141 लाख का, और 31 मार्च 2022 में एसेट्स रहा कंपनी का 7,700 लाख का। और सितंबर 2022 की बात करें तो 10,869 लाख का एसेट्स है। और रेवेन्यू की बात करें कंपनी के पास में 31 मार्च 2020 में रेवेन्यू है कंपनी का 20,123 लाख का, और 16,722 लाख का रेवेन्यू आपके 21 में है। 22 में 16,603 लाख का रेवेन्यू है। 12,907 लाख का रेवेन्यू सितंबर 2022 के हिसाब से। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 100 लाख का पैट है आपका 31 मार्च 2020 में, और वहीं 30 सितंबर 2022 में पैट है 258 लाख का। नेटवर्थ की बात करें कंपनी के पास में, नेटवर्थ है 1743 लाख का सितंबर 2022 में। तो ये है कंपनी के फिनेंशियल्स।
तो फिनेंशियल्स को देखते हुए आप कंपनी को जज कर सकते हैं कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जहां आप पैसा लगाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं आप? देखते हैं कि कंपनी का एक्सपोज़र कितना है काम करने का, कौन-कौन इसके कॉम्पिटिटर हैं इस सेक्टर में। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू है, प्राइस रहेगा ₹72 पर शेयर का और एक लॉट में 1600 शेयर मिलेंगे। चलिए इस कंपनी के कुछ इवेंट को कवर किया जाए कि कौन से डेट में ओपन हो रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 16 जनवरी को और बंद हो जाएगा 19 जनवरी को। 16 जनवरी 10 बजे से लेकर 19 जनवरी 5 बजे के बीच में आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे लिंक से जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और अप्लाई कर सकते हैं। और अलॉटमेंट डेट है 24 जनवरी को और आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 25 जनवरी को और 26 जनवरी को आपके डीमैट में आपका शेयर क्रिएट कर दिया जाएगा और लिस्टिंग डेट है 27 जनवरी को। तो ये रहा इवेंट से रिलेटेड जितने सारे डेट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। आईपीओ में लगाने के लिए कितने पैसे आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। रिटेल मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 1600 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,15,200 रुपये। और रिटेल मैक्सिमम उतना ही लगा सकते हैं जितना रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं। HNI मिनिमम लगा सकते हैं 2 लॉट जिसमें 3200 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,30,400 रुपये। चलिए प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर ले। कंपनी के पास में प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, कंपनी कितना होल्ड करती है। 100% प्री इशू होल्डिंग है अभी कंपनी का और आईपीओ आने के बाद में कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा सा गिरावट जरूर आएगा, वो हो जाएगा 73.37% से। आईपीओ का इशू साइज है 13 करोड़ का। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम लोग, इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी कितना कमा रही है और इस सेक्टर का एक्सपोजर क्या हो सकता है भविष्य में। उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं इस आईपीओ में। शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, 10 to 20% के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहते हैं तो अच्छा शेयर है, आप इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं लॉन्ग टाइम में। और आईपीओ को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है www.investor.in और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप विस्तार से आईपीओ को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, भविष्य के लिए ये कैसा हो सकता है। धन्यवाद।